हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी में लिखी गई आत्मकथाओं के ऊपर और उनके लेखकों के बारे में। सन 2000 ईस्वी के बाद देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी आत्मकथाएं पुरुषों द्वारा लिखी गई हैं जो कि परीक्षाओं में प्रायः आती रहती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सन 2000 ईस्वी में गालिब छूटी शराब नाम से रविंद्र कालिया ने आत्मकथा लिखा। सन 2001 ईस्वी में कहीं न जाए का कहिए नाम से भगवती चरण वर्मा ने लिखा। इसके बाद सन 2001 ईस्वी में ही मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव ने लिखा। और उसके बाद 2005 ईस्वी में उन्होंने एक आत्मकथा और लिखी जिसका नाम था देहरी भई विदेश। तो ये दोनों आत्मकथाएं प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। सन 2001 ईस्वी में वह जो यथार्थ था अखिलेश ने आत्मकथा लिखा और अखिलेश तद्भव पत्रिका के संपादक हैं जो कि लखनऊ से प्रकाशित होती है। सन 2001 ईस्वी में वह जो यथार्थ था अखिलेश। सन 2003 ईस्वी में आज के अतीत नाम से भीष्म साहनी ने लिखा। सन 2003 ईस्वी में ही पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज अशोक वाजपेयी ने अपनी आत्मकथा लिखी। सन 2003 ईस्वी में ही मैंने मांडू नहीं देखा है स्वदेश दीपक ने आत्मकथा लिखी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आत्मकथा है, प्रायः ये परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। सन 2004 ईस्वी में पंखहीन खंड 1, मुक्त गगन में खंड 2 और पंछी उड़ गया, 3 आत्मकथाएं 3 शीर्षकों से विष्णु प्रभाकर ने लिखा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया, आप लोग इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। और इन तीनों का प्रकाशन सन 2004 ईस्वी में हुआ था। विष्णु प्रभाकर इसके आत्मकथाकार हैं। आगे बात करें तो सन 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ वसंत से पतझड़ रविंद्रनाथ त्यागी द्वारा लिखी गई आत्मकथा। सन 2007 ईस्वी में एक अंतहीन तलाश नाम से राम कमल राय ने आत्मकथा लिखी। सन 2007 ईस्वी में ही भूली नहीं जो यादें नाम से दीनानाथ मल्होत्रा ने लिखा। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भूली नहीं जो बातें, भूली नहीं जो यादें, तो यहाँ पर यादें शब्द जो दिया गया है तो इससे लगेगा कि ये संस्मरण विधा हो सकती है, लेकिन है ये आत्मकथा। ठीक वैसे ही जैसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो इसको अब बिल्कुल ध्यान में रखिए विधागत रूप में भी। सन 2007 ईस्वी में ही मेरी आत्मकथा कालजयी संघर्ष गाथा नाम से लिखा डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने। इसके बाद सन 2007 ईस्वी में लगातार आप देख रहे हैं कि 2007 ईस्वी में आत्मकथा विधा में सृजन कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे थे। सन 2007 ईस्वी में गुजरा कहाँ कहाँ से कन्हैयालाल नंदन ने आत्मकथा लिखी। दोबारा उन्होंने सन 2009 ईस्वी में कहना जरूरी था नाम से आत्मकथा लिखी। और 2011 ईस्वी में मैं था और मेरा आकाश कन्हैयालाल नंदन, ये 3 आत्मकथाएं उनकी यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए इनके लिखने का जो क्रम रहा है 2-2 वर्ष के अंतराल पर रहा है। सन 2007 ईस्वी में लिखा, फिर सन 2009 ईस्वी में लिखा, फिर सन 2011 ईस्वी में कन्हैयालाल नंदन ने गुजरा कहाँ कहाँ से, कहना जरूरी था, मैं था और मेरा आकाश नाम से आत्मकथाएं लिखी हैं। आगे बात करते हैं सन 2007 ईस्वी में यूं ही जिया नाम से डॉक्टर देवेश ठाकुर ने आत्मकथा लिखी है। सन 2008 ईस्वी में सागर के इस पार से उस पार कृष्ण बिहारी ने आत्मकथा लिखी। सन 2009 ईस्वी में जोखिम नाम से हृदयेश ने आत्मकथा लिखी। सन 2009 ईस्वी में ही मेरे दिन मेरे वर्ष नाम से एकांत श्रीवास्तव ने अपनी आत्मकथा लिखी। सन 2010 ईस्वी में बात करें तो न कोई बेरी न कोई बेगाना नाम से सुरेंद्र मोहन पाठक ने अपनी आत्मकथा लिखी। सन 2010 ईस्वी में पानी बीच मीन प्यासी नाम से मिथिलेश्वर ने आत्मकथा लिखी। और सन 2012 ईस्वी में मिथिलेश्वर ने अपनी दूसरी आत्मकथा लिखी कहाँ तक कहें युगों की बात।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये दोनों आत्मकथाएं प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। सन 2012 ईस्वी में माटी, पंख और आकाश नाम से ज्ञानेश्वर मूले ने आत्मकथा लिखी। सन 2012 ईस्वी में ही आलोचक का आकाश मधुरेश ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सन 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सन 2013 ईस्वी में कमबख्त निंदर नाम से लिखा नरेंद्र मोहन ने। 2013 ईस्वी में कितनी धूप में कितनी बार नाम से महीप सिंह ने अपनी आत्मकथा लिखी है। यही महीप सिंह जो कि कहानी आंदोलन से संबंधित है, सचेतन कहानी का इन्होंने प्रवर्तन किया था। तो इस तरीके से भी अपने दिमाग में आप बैठा सकते हैं। सन 2013 ईस्वी में मेरा मुझ में कुछ नहीं रमेश उपाध्याय ने अपनी आत्मकथा लिखी है। सन 2014 ईस्वी में आत्मस्वीकृति नाम से नरेंद्र कोहली ने आत्मकथा लिखी। सन 2014 ईस्वी में ही डगर डगर पर मगर नाम से हरदर्शन सहगल ने अपनी आत्मकथा लिखी। सन 2014 ईस्वी में ही अस्ति और भवती नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखी। और आप देख रहे हैं कि ये तमाम आत्मकथाओं में सबसे यूनिक टाइप का नाम है अस्ति और भवती नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो कि आलोचक रहे हैं, अपनी आत्मकथा लिखी है। सन 2015 ईस्वी में दोबारा आप देख रहे हैं कि मिथिलेश्वर ने जाग चेत कुछ करो उपाय नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। इससे ऊपर भी हमने मिथिलेश्वर की कुछ आत्मकथाओं को देखा था। सन 2015 ईस्वी में जीवन प्रवाह में बदलते हुए नाम से लाल बहादुर वर्मा ने अपनी आत्मकथा लिखी। और सन 2018 ईस्वी में दोबारा लाल बहादुर वर्मा ने बूत परस्ती मेरा ईमान नहीं नाम से आत्मकथा लिखी है। तो इन प्रकाशन वर्षों को और आत्मकथाओं को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए और जो लेखक हैं उनको भी ध्यान में रखना है। सन 2015 ईस्वी में क्या हाल सुनावा नाम से नरेंद्र मोहन ने आत्मकथा लिखी। सन 2016 ईस्वी में मेरी साहित्यिक यात्रा भीष्म साहनी ने आत्मकथा लिखी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरी बार भीष्म साहनी का नाम आ रहा है। मेरी साहित्यिक यात्रा नाम से सन 2016 ईस्वी में लिखा। इससे पहले उन्होंने आज के अतीत नाम से लिखा था। तो इन दोनों आत्मकथाओं को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यात्रा शब्द जुड़ा हुआ है, तो कई बार इसको यात्रा वृत्तांत अनुमानतः मान लिया जाता है अगर एग्जाम में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मेरी साहित्यिक यात्रा आत्मकथा लिखी है भीष्म साहनी ने। सन 2017 ईस्वी में जिंदगी का क्या किया नाम से धीरेन्द्र स्थाना ने अपनी आत्मकथा लिखी। 2017 ईस्वी में शेष है अभी समर नाम से विजेंद्र ने अपनी आत्मकथा लिखी। सन 2017 ईस्वी में मैंने पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया नाम से नंदकिशोर नंदन ने अपनी आत्मकथा लिखी। सन 2018 ईस्वी में मैं बोनसाई अपने समय का राम शरण जोशी ने आत्मकथा लिखी है। सन 2018 ईस्वी में ही जहां आपनो गांव नाम से रामधारी सिंह दिवाकर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रामधारी सिंह दिनकर नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिवाकर नाम से जो लेखक हैं इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जहां आपनो गांव। सन 2018 ईस्वी में ही मैंने जो जिया नाम से लिखा उद्भ्रांत ने। सन 2019 ईस्वी में हम नहीं चंगे बुरा न कोई सुरेंद्र मोहन पाठक ने आत्मकथा लिखी। इससे पहले भी आपने देखा कि सुरेंद्र मोहन पाठक की एक आत्मकथा और थी। तो इन दोनों आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। और आगे बात करें तो सन 2019 ईस्वी में ही एक कयामत नाम से सुशील कालरा ने अपनी आत्मकथा लिखी। सन 2019 ईस्वी में ही धूप के नंगे पांव नाम से स्वयं प्रकाश ने अपनी आत्मकथा लिखी। और सन 2019 ईस्वी में ही मेरी आत्मकथा रास्ते और पगडंडिया नाम से प्रकाश मनु ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो हम सभी ने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि सन 2000 ईस्वी से लेकर सन 2019 ईस्वी तक की आत्मकथाओं को एक सीरियल वाइज हमने देखने की कोशिश की। बीच बीच में कुछ ऐसे आत्मकथाकार रहे हैं जिन्होंने कि 2-2, 3-3 आत्मकथाएं लिखी हैं, तो उनके प्रकाशन वर्ष भी अलग अलग रहे हैं। तो कई जगह अगर 1-2 साल का अंतर रहा है तो उनको एक जगह मैंने रख दिया, और ज़्यादा साल का अंतर था तो उसको क्रम के अनुसार ही हम रखने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में प्रकाशन वर्ष, आत्मकथा और उसके लेखक
को लेकर कोई कन्फ्यूजन तो हम देखते हैं कि सन 2000 ईस्वी के बाद कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने कि अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नाम है शीला झुनझुनवाला, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा कुछ कही कुछ अनकही। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये रचना पूछी जा चुकी है। अगला नाम है अनीता राकेश, जिन्होंने सन 2002 ईस्वी में संतरे और संतरे नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। अनीता राकेश जो कि प्रसिद्ध नाटककार और कथाकार मोहन राकेश की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने खुद अपने रचना कर्म की प्रतिभा को दिखाते हुए आत्मकथा के क्षेत्र में संतरे और संतरे नाम से रचना की है। आगे बातचीत करते हैं मैत्रेयी पुष्पा का। हमने हिंदी उपन्यासों पर बातचीत करते हुए मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों पर विचार किया था और यहाँ पर हम उनको एक आत्मकथाकार के रूप में देख रहे हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने सन 2002 ईस्वी में कस्तूरी कुंडल बसे नाम से पहली आत्मकथा लिखी। इसके बाद सन 2008 ईस्वी में गुड़िया भीतर गुड़िया नाम से दूसरी आत्मकथा लिखी। तो ये दोनों आत्मकथाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही हैं, लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, चाहे वो सुमेलित वाला प्रश्न हो, चाहे असंगत वाला प्रश्न हो, चाहे वन लाइनर प्रश्न हो। आगे बात करते हैं रमणिका गुप्ता के बारे में। रमणिका गुप्ता ने सन 2005 ईस्वी में हादसे नाम से आत्मकथा लिखी और सन 2015 ईस्वी में आप हुदरी नाम से आत्मकथा लिखी। आप हुदरी जो कि नेट के सिलेबस में भी शामिल है और इसका पूरा नाम है आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। तो आप देख रहे हैं कि रमणिका गुप्ता जिन्होंने कि युद्धरत आम आदमी नाम से पत्रिका का संपादन किया था, कई बार इनसे संबंधित स्त्री काल नामक पत्रिकाओं में भी कुछ लेख आते थे। तो रमणिका गुप्ता जिन्होंने कि आदिवासी विमर्श को ध्यान में रखते हुए अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो इनकी दो आत्मकथाएं सन 2005 में हादसे, सन 2015 ईस्वी में आप हुदरी नाम से प्रकाशित हुई थी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला नाम है मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी जिनकी कहानियाँ फेमस रही हैं, उपन्यास भी फेमस रहे हैं और यहाँ पर उनकी आत्मकथा है सन 2007 ईस्वी में एक कहानी यह भी, जिसका कि पुराना नाम था कली यह भी। तो इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है किसी भी नाम से परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। मन्नू भंडारी जिनका संबंध राजेंद्र यादव से रहा है और जो कि नई कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। मन्नू भंडारी जिनका निधन पिछले साल सन 2021 में हुआ था, कृष्णा सोबती के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में हिंदी में जानी जाती हैं। तो इनकी आत्मकथा सन 2007 में प्रकाशित हुई एक कहानी यह भी। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि ये यहाँ पर कहानी शब्द इन्होंने जोड़ा है, तो हो सकता है कि विधा के रूप में पूछ लिया जाए कि एक कहानी अभी किस विधा में है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा आत्मकथा। आगे बात करते हैं प्रभा खेतान के ऊपर। प्रभा खेतान से भी प्रायः सवाल पूछे जाते रहे हैं। इनकी आत्मकथा सन 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुई अन्या से अनन्या, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। प्रभा खेतान जब भी स्त्री विमर्श की चर्चा की जाती है, सिमोन द बोवार द सेकेंड सेक्स नाम की पुस्तक का इन्होंने स्त्री उपेक्षिता नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए प्रतियोगी छात्र होंगे या फिर सामान्य छात्र होंगे, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे पुराने, तो मेरी बातों से 100% सहमत होंगे। अगले रचनाकार के बारे में बात करें, आत्मकथाकार के बारे में, तो उनका नाम है चंद्र किरण सोनरेखा, जिनकी आत्मकथा सन 2008 ईस्वी में पिंजरे की मैना नाम से प्रकाशित हुई थी। ये भी कई बार सुमेलित, असंगत या फिर वन लाइनर पैटर्न पर परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान में रखिए। चंद्र किरण सोनरेखा ने सन 2008 ईस्वी में पिंजरे की मैना नाम से आत्मकथा लिखी है। आगे बात करते हैं कृष्णा अग्निहोत्री के बारे में। कृष्णा अग्निहोत्री की जो पहली आत्मकथा थी सन 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, लगता नहीं है मेरा दिल नाम से। लेकिन सन 2010 एक लंबे अंतराल के बाद इन्होंने सन 2010 ईस्वी में और औरत नाम से आत्मकथा लिखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आगे बात करते हैं ममता कालिया के ऊपर। ममता कालिया ने सन 2011 ईस्वी में अपनी आत्मकथा लिखी कितने शहरों में कितनी बार। इस आत्मकथा को लेकर हिंदी जगत में एक साहित्यकार ने काफ़ी विवादास्पद टिप्पणी की हुई थी। ये बात है सन 2012 ईस्वी के आसपास में,
उन्होंने ममता कालिया के इस आत्मकथा पर कहा था कि कितने शहरों में कितनी बार नहीं बल्कि कितने बिस्तरों पर कितनी बार। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। महिला लेखिकाओं में एक रोष व्याप्त था। लेकिन एक बार ममता कालिया एक सेमिनार में, जहाँ पर खुद मैं उपस्थित था, जेएनयू में सेमिनार हुआ था, उन्होंने कहा था कि हालांकि स्त्री विमर्श में स्त्रियों के अधिकारों और उनके तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है, लेकिन जब तथाकथित साहित्यकार ने कितने शहरों में कितनी बार पर जब विवादित टिप्पणी की थी तो बहुत कम महिलाओं ने ममता कालिया के प्रति संवेदना व्यक्त की थी या फिर उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था। ये उनका दुख दर्द था। तो ये स्टोरी मैं इसलिए बताया हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपके दिमाग में लंबे समय तक के लिए बैठ जाएगा कि सन 2011 ईस्वी में कितने शहरों में कितनी बार नाम से जो आत्मकथा लिखी थी वो ममता कालिया और रविंद्र कालिया, इन दोनों को आप जानते होंगे। दोनों हिंदी साहित्य में अपनी अपनी रचनाएं की हुई हैं। दोनों का आपसी संबंध जैसे अनिता राकेश और मोहन राकेश का है। आगे बात करते हैं चंद्रकांता के ऊपर। चंद्रकांता की आत्मकथा आई सन 2012 ईस्वी में हाशिए की इबारत नाम से। हाशिए की इबारत सन 2012 ईस्वी में लिखा चंद्रकांता ने। अगली जो आत्मकथाकार हैं उनका नाम है सुषम बेदी। कई बार इनको प्रवासी साहित्यकार के श्रेणी में भी रखा जाता है। सुषम बेदी ने सन 2015 ईस्वी में आरोह अवरोह नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप देख रहे हैं कि सन 2000 ईस्वी के बाद की जितनी भी महिला लेखिकाएं हैं, लगभग 13-14, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। और देखा जाए तो इनकी टोटल रचनाएं अगर जोड़ दी जाएं तो 20 के आसपास में ही पहुंचती हैं। और ये 20 रचनाएं आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको 100% सही कर लेते हैं तो परीक्षा में लीड कर सकते हैं। अगले जो आत्मकथाकार हैं जिनका नाम है निर्मला जैन, जिनको कि आप आलोचक के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने आत्मकथा लिखी है सन 2015 ईस्वी में, जमाने में हम निर्मला जैन ने सन 2015 ईस्वी में लिखा। कमल कुमार ने सन 2017 ईस्वी में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था जो कहूँगी सच कहूँगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रचना आत्मकथा कमल कुमार की है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार सुमेलित, असंगत और वन लाइनर जैसे पैटर्न पर आधारित प्रश्नों में ये सब रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने लगभग 13 महिला आत्मकथाकारों की रचनाओं पर बातचीत की और उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रेखांकित करने का भी प्रयास किया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि सन 2000 ईस्वी के बाद की जो भी नई रचनाएं हैं वो आप सभी के सामने हुबहू प्रस्तुत हो गई होंगी, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। जैसे ही आप परीक्षाओं में जाएंगे और इनमें से कोई भी रचना आएगी या फिर आत्मकथा आएगी तो आपको दिमाग में ये वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी में दलित साहित्य लेखन के ऊपर, जिसके अंतर्गत हमने आत्मकथा विधा को केंद्र में रखा है और उसमें भी पुरुष और महिला दोनों लेखकों द्वारा लिखे गए आत्मकथाओं को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले बातचीत हम करते हैं पुरुष लेखकों द्वारा लिखे गए आत्मकथाओं के ऊपर। सबसे पहला जो नाम आता है मोहनदास नैमिषारण्य का, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में अपने अपने पिंजरे भाग 2 नाम से आत्मकथा लिखी। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले मोहनदास नैमिषारण्य ने सन 1995 ईस्वी में अपने अपने पिंजरे भाग 1 नाम से आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, इसके बाद लंबे अंतराल के बाद सन 2019 ईस्वी में अपने अपने पिंजरे के ही तीसरे भाग को उन्होंने लिखा, लेकिन इस बार इसका शीर्षक उन्होंने अलग नाम से दिया। शीर्षक है रंग कितने संग मेरे। तो ध्यान में रखिए कि सन 2019 ईस्वी में मोहनदास नैमिषारण्य ने रंग कितने संग मेरे नाम से आत्मकथा लिखी और इसके पहले उनकी आत्मकथा 2 भागों में आ चुकी थी। सन 1995 ईस्वी में अपने अपने पिंजरे और सन 2000 ईस्वी में अपने अपने पिंजरे भाग 2 के नाम से। आगे बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सन 2000 ईस्वी में जूठन भाग 2 नाम से आत्मकथा लिखी। मोहनदास नैमिषारण्य की तरह ही ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी सन 1997 ईस्वी में जूठन भाग 1 नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाद में सन 2000 ईस्वी में उसका दूसरा भाग आया। तो इस तरीके से दोनों भागों के प्रकाशन वर्षों से आप सभी परिचित हो गए होंगे। आगे बात करते हैं D.R. जाटव ने सन 2000 ईस्वी में मेरा सफ़र मेरी मंजिल नाम से आत्मकथा लिखी है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगले आत्मकथाकार हैं माता प्रसाद, जिन्होंने सन 2002 ईस्वी में झोपड़ी से राजभवन तक
नाम से आत्मकथा लिखी है। और ये आत्मकथा वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लगातार परीक्षाओं में ये सवाल के रूप में पूछा जाता रहा है। माता प्रसाद, आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो माता प्रसाद गुप्त नाम के एक और लेखक पाए जाते हैं जिन्होंने कि ज़्यादातर संपादन और पाठ शोधन के क्षेत्र में काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं माता प्रसाद, केवल माता प्रसाद हैं और इन्होंने सन 2002 ईस्वी में झोपड़ी से राजभवन तक नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। आगे बात करते हैं सूरजपाल चौहान। सूरजपाल चौहान ने सन 2002 ईस्वी में तिरस्कृत नाम से अपनी आत्मकथा लिखी और आगे चलकर सन 2006 ईस्वी में संतप्त नाम से एक अगली आत्मकथा लिखी। तो इस तरह से सूरजपाल चौहान ने भी 2 आत्मकथाएं लिखी, तिरस्कृत और संतप्त, और दोनों के प्रकाशन वर्षों को आप लोगों ने देख लिया होगा। आगे बात करते हैं शिवराज सिंह बेचैन के ऊपर। कई किताबों में इनका नाम शिवराज लिखा रहता है, कई किताबों में शिवराज लिखा हुआ है, तो सही मायने में शिवराज सिंह बेचैन ही इनका नाम है। इनकी पहली आत्मकथा सन 2006 में प्रकाशित हुई जिसका नाम था बेवक्त गुजर गया माली। सन 2009 ईस्वी में इन्होंने लिखा मेरा बचपन मेरे कंधों पर, जो कि पहली आत्मकथा की अपेक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। परीक्षाओं में खूब ये पूछा जाता रहा है और रिसर्च को लेकर भी विद्यार्थियों में एक आकर्षण रहा है इस आत्मकथा के ऊपर। और इसका कारण एक ये भी है कि शिवराज सिंह बेचैन वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के रूप में भी मौजूद हैं और वहाँ के जाने माने प्रोफेसरों में से एक हैं। तो इनकी 2 आत्मकथाएं सन 2006 में बेवक्त गुजर गया माली और सन 2009 ईस्वी में मेरा बचपन मेरे कंधों पर नाम से प्रकाशित हुआ है। आगे बात करते हैं रूपनारायण सोनकर। रूपनारायण सोनकर ने अपनी आत्मकथा सन 2007 ईस्वी में नागफनी नाम से लिखा और सन 2007 ईस्वी में ही दूसरी आत्मकथा लिखा जिसका शीर्षक है मेरे जीवन की बाइबिल। तो सोमनारायण सोनकर से भी लगातार सवाल पूछे जाते रहे और ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने बातचीत में कहा था कि जो महिला आत्मकथाकारों की कुछ रचनाएं सुमेलित, असंगत और वन लाइनर के रूप में आती हैं, वैसे ही रूपनारायण सोनकर जैसे आत्मकथाकार भी असंगत, सुमेलित और वन लाइनर रूप में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर धर्मवीर के ऊपर। डॉक्टर धर्मवीर जो कि दलित आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं और उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। सन 2010 ईस्वी में इनकी पहली आत्मकथा आती है मेरी पत्नी और भेड़िया नाम से। सन 2013 ईस्वी में इन्होंने लिखा खसम खुशी क्यों हो। डॉक्टर धर्मवीर, कई बार विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य में एक नाम धर्मवीर भारती है और दूसरा नाम है डॉक्टर धर्मवीर, तो दोनों को आप अलग अलग करके अपने दिमाग में रखें, वरना कई बार जल्दीबाजी में इंटरव्यू इत्यादि में धर्मवीर को भी धर्मवीर भारती कह दिया जाता है। तो उम्मीद है कि अब आप सभी इसको अलग अलग दिमाग में रखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर ने कई महत्वपूर्ण दलित आलोचना लिखी है और ख़ास तौर से इनकी टकराहट हिंदी आलोचना के क्षेत्र में नामवर सिंह से रही हुई है। डॉक्टर धर्मवीर ने आत्मकथा लिखी 2010 में मेरी पत्नी और भेड़िया और 2013 ईस्वी में खसम खुशी क्यों हो। ये एक IAS अधिकारी थे, बाद में इन्होंने साहित्य में रुख मोड़ लिया। आगे बात करते हैं तुलसी राम के ऊपर। तुलसी राम जिनका कि संबंध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से रसियन डिपार्टमेंट से रहा है और इनकी पहली आत्मकथा सन 2010 ईस्वी में मुर्दहिया नाम से प्रकाशित हुई थी जो कि काफ़ी चर्चित रही। सन 2014 ईस्वी में मणिकर्णिका नाम से इनकी दूसरी आत्मकथा प्रकाशित हुई। कहा जाता है कि ये मुर्दहिया का अगला पार्ट है। कई किताबों में इसका प्रकाशन वर्ष 2013 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने रामचंद्र तिवारी की बुक में देखा तो इसको 2014 लिखा गया है। तो मैं इसी को फाइनल मानकर यहाँ पर ये सन दिया हूँ और दोनों को आप ध्यान में रखिए। अगर विकल्प में 2013 रह रहा है या फिर 2014 रह रहा है तो फिर वहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए आप 2014 को ही ध्यान में रखें क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा रामचंद्र तिवारी की बुक। तो ध्यान में रखिए तुलसी राम ने 2010 में मुर्दहिया और 2014 में मणिकर्णिका नाम से आत्मकथाएं लिखी हैं। तो ये तो रही पुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं। अब महिलाओं पर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम इसमें आता है सुशीला टाक भौरे का, जिन्होंने सन 2012 ईस्वी में शिकंजे का दर्द नाम से आत्मकथा लिखी है। दूसरी आत्मकथाकार के रूप में है कौशल पंवार,
जिन्होंने सन 2021 ईस्वी में बवंडरों के बीच नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। तो एक तरीके से अभी विशुद्ध तरीके से हिंदी में दलित महिला आत्मकथाकारों की बात करें तो इन्हीं दोनों का नाम आता है। बाकी जब भी हम दलित आत्मकथाओं की चर्चा करते हैं तो उसमें कुछ मराठी से जुड़े हुए साहित्यकार हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद किया गया है, उनको भी कई बार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। उनका नाम आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे। हमने कोशिश की थी कि हिंदी विशुद्ध तरीके से हिंदी में जो भी दलित साहित्य लेखन हुआ है और ख़ास तौर से आत्मकथा विधा के अंतर्गत उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाए। तो हमने महत्वपूर्ण जो भी आत्मकथाकार थे और जो उनकी लेटेस्ट रचनाएं थीं उनको एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। और आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं दलित साहित्य के अंतर्गत तो आपने उन नई रचनाओं को भी देखा होगा जिनको कि आप सिनॉप्सिस का विषय बनाकर आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि सन 2000 के बाद हिंदी में लिखी गई जीवनियों के ऊपर। तो इन पर मैं बातचीत करूं इससे पहले एक और शब्द के बारे में मैं बातचीत कर लूं कि जीवनियां शब्द के लिए कई किताबों में परकथा शब्द का यूज किया गया है, यानी कि जीवनी को हम दूसरे शब्द में परकथा भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसी कथा जो कि दूसरे के बारे में कही गई। जब हम खुद के बारे में कथा लिखते हैं तो उसे कहा जाता है आत्मकथा। तो अब उम्मीद है कि अगर आपके सामने जीवनी के स्थान पर परकथा शब्द आए तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ये मानकर चलिए कि वो जीवनी है, और आत्मकथा आए तो आत्मकथा का जो विलोम है वो परकथा होगा। तो इस तरीके से आपको एक नई जानकारी यहाँ पर मिली होगी कि आपसे अगर कोई पूछे कि आत्मकथा का विलोम क्या हो सकता है तो परकथा हो सकता है, और सामान्य तौर पर विद्यार्थी इसको जीवनी भी कह सकते हैं। हालांकि जब पूछा जाएगा कि आत्मकथा का विलोम क्या है तो आप वहां पर जीवनी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसका सही शब्द जो होगा वो होगा परकथा। तो उम्मीद है कि जीवनी, परकथा, आत्मकथा दोनों के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कि सन 2000 के बाद कौन कौन सी जीवनियां लिखी गई हैं और उनके लेखक कौन हैं। सबसे पहले बात करें तो सन 2003 ईस्वी में उत्सव पुरुष नरेश मेहता की जीवनी लिखी गई, जिसके लेखक हैं महिमा मेहता। तो आपको ध्यान में रखना कि उत्सव पुरुष आमतौर पर जो हम सन 2000 के बाद की हिंदी में लेखन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तमाम विधाओं पर बातचीत कर रहे हैं, इनसे ज़्यादातर सवाल या तो सुमेलित वाले से आ सकते हैं या फिर असंगत से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा असंगत है। तो इन्हीं को ध्यान में रख के आप ध्यान रखिए कि जो यूनिक तरीके के नाम हैं उनको अपने दिमाग में जरूर आप फीड करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि प्रकाशन वर्ष सन 2003 में उत्सव पुरुष नाम से जीवनी लिखी गई, जो कि नरेश मेहता के जीवनी पर आधारित है। लेखक हैं महिमा मेहता, इनको लेखिका भी कहा जा सकता है। सन 2004 ईस्वी में जीवनी आती है भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। ज्ञानचंद जैन ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखने की कोशिश की है। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी को आधार बनाकर उनके समकालीन और बाद के लेखकों ने भी लिखा है, लेकिन 2000 के बाद ज्ञानचंद जैन ने सन 2004 ईस्वी में लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। सन 2005 ईस्वी में कमलेश्वर मेरे हमसफर नाम से जीवनी लिखी गायत्री कमलेश्वर ने, यानी कि कमलेश्वर की जो पत्नी है गायत्री कमलेश्वर ने उनकी जीवनी लिखी कमलेश्वर मेरे हमसफर। आप लोग कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि गायत्री कमलेश्वर की तरह ही हिंदी साहित्य में एक और पत्नी लेखिका हैं जिन्होंने कि अपने पति की जीवनी लिखी है। बहुत ही फेमस वो कथाकार रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी संकेत को मेरे ध्यान में रख ले होंगे, कमेंट्स कर कर जरूर बताएंगे। तो कमलेश्वर मेरे हमसफर जीवनी लिखी गायत्री कमलेश्वर ने। सन 2005 ईस्वी में ही कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने जीवनी लिखी। कल्पतरु की उत्सव लीला में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कल्पतरु की उत्सव लीला डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। वैसे तो कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम हिंदी आलोचना में आपने पढ़ा होगा,
और जब भी मिस्र बंधु विनोद की चर्चा की जाती है तो वहां पर पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन से बंधु रहे हैं, तो कृष्ण बिहारी मिस्र का भी नाम ऑप्शन में रहता है, जो कि वहां पर गलत रहता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि कृष्ण बिहारी मिस्र ने जीवनी विधा में भी काम किया है और रामकृष्ण परमहंस को केंद्र में रखते हुए उन्होंने लिखा कल्पतरु की उत्सव लीला। सन 2006 ईस्वी में वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर ने जीवनी लिखी। वट वृक्ष की छाया में जो जीवनी लिखी गई है वो अमृतलाल नागर के ऊपर लिखी गई है, तो इसको ध्यान में रखिए। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर ने लिखा अमृतलाल नागर के बारे में। सन 2006 में इस प्रकाशित हुई थी। इसके बाद 2008 में अगली जीवनी आती है आलोचक का स्वदेश, जिसके लेखक हैं विजय बहादुर सिंह। 2011 में व्योमकेश दरवेश नाम से जीवनी लिखी विश्वनाथ त्रिपाठी ने। 2011 में मकबूल नाम से जीवनी लिखी अखिलेश ने। अखिलेश जो कि तद्भव के संपादक भी रहे हैं और उन्होंने मकबूल नाम से जीवनी भी लिखी है। सन 2012 ईस्वी में कोलाज अशोक वाजपेयी नाम से जीवनी लिखी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। सन 2012 ईस्वी में ही मंटो जिंदा है नाम से नरेंद्र मोहन ने उनकी जीवनी लिखी। सन 2012 ईस्वी में ही दर्पण देखे माच के परसाई जीवन और चिंतन नाम से जीवनी लिखी रामशंकर मिश्र ने। 2014 ईस्वी में बयावा में बहार उर्मिला शिरीष ने जीवनी लिखी। सन 2014 में इसका प्रकाशन हुआ बयावा में बहार, इसके लेखक हैं उर्मिला शिरीष। सन 2016 ईस्वी में गोविंद मिश्र की जीवनी लिखी यतीन्द्र मिश्र ने। सन 2016 ईस्वी में ही लता सुरगाथा नाम से यतीन्द्र मिश्र ने एक और जीवनी लिखी। तो सामान्य तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि जो शीर्षक देखने में और सुनने में बोलने में यूनिक लगता है वही ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बहुत कम पूछा जाएगा कि गोविंद मिश्र की जीवनी किसने लिखी है, यतीन्द्र मिश्र ने लिखा। सन 2017 ईस्वी में लता मंगेशकर की सांगीतिक यात्रा जीवन यात्रा नाम से जीवनी लिखी, जिनका नाम है सुधीर सक्सेना। यानी कि लता मंगेशकर की जीवनी लिखने का प्रयास किया है सुधीर सक्सेना ने। सुधीर सक्सेना ने सन 2017 ईस्वी में गोविंद की गीत गोविंद नाम से जीवनी लिखी है। सन 2019 ईस्वी में सेठ गोविंद दास की जीवनी और सन 2019 ईस्वी में ही अनासक्त आस्तिक जैनेन्द्र कुमार की जीवनी ज्योतिष जोशी ने लिखी है। तो इन दोनों जीवनियों को ध्यान में रखें। 2017 में और 2019 में दो जीवनियां आपको देखने में आ रही हैं, बल्कि 2016 से लेकर 2019 में एक ही राइटर ने दो जीवनी लिखी है, तो उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। 2016 में गोविंद मिश्र की जीवनी, लता सुरगाथा की जीवनी यतीन्द्र मिश्र ने लिखा, और फिर लता मंगेशकर की सांगीतिक जीवन यात्रा, गोविंद गीत गोविंद दोनों जीवनी लिखी सुधीर सक्सेना ने। इसी तरीके से सन 2019 में सेठ गोविंद दास की जीवनी और अनासक्त आस्तिक नाम से जीवनी जैनेन्द्र कुमार की लिखी है ज्योतिष जोशी ने। सन 2019 ईस्वी में विष्णु नागर ने जीवनी लिखी असहमत में उठाए हाथ रघुवीर सहाय के ऊपर। विष्णु नागर ने लिखा असहमत में उठाए हाथ, जो कि रघुवीर सहाय की जीवनी के ऊपर आधारित है। 2019 ईस्वी में ही युगों का यात्री नागार्जुन की जीवनी लिखी तारानंद नियोगी ने। सन 2019 ईस्वी में ही मेरे पिता त्रिलोचन एक स्मृति लेख लिखा जयप्रकाश सिंह ने। तो मोटे तौर पर हमने सन 2003 ईस्वी से लेकर सन 2019 तक की जीवनियों को देखने का प्रयास किया, जो कि सन 2000 ईस्वी के बाद पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जीवनियां हैं, जो कि प्राय यूपी टीजीटी पीजीटी और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछी जाती हैं, सुमेलित असंगत। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि सन 2000 के बाद हिंदी में यात्रा साहित्य लेखन कैसा रहा है और कौन कौन से यात्रा साहित्य लिखे गए हैं और उनके लेखक कौन से। कुछ बच्चों ने कमेंट्स कर पूछा था कि सन 2000 ईस्वी के बाद की रचनाओं को यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है। तो देखिए, जब आप यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें कहीं कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं किया गया है कि रचनाओं का काल क्या रहेगा, 2000 के पहले रहेगा या फिर 2000 के बाद।
लेकिन हमने पिछले प्रश्न पत्रों को देखा है तो उसमें जो नई रचनाएं हैं, खासतौर से साल 2 साल पहले की रचनाएं हैं, वो भी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। और जब हम चर्चा करें कि सन 2000 के बाद की, तो 2000 और उस वर्तमान समय में 2022 चल रहा है, तो एक लंबा 22 वर्षों का सफर है। तो ये रचनाएं आपको सही मायने में बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि हिंदी साहित्य में रचनाओं का इतना भंडार है कि उनको कैसे याद करें। तो हमने तोड़कर याद करने की कोशिश की है कि हम क्यों ना ध्यान रखें कि सन 2000 के बाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो हमारे दिमाग में वो रचनाएं धीरे धीरे बैठेंगी। ठीक है, तो उसी के क्रम को हम ध्यान में रखते हुए लगातार सन 2000 के बाद की रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम यात्रा साहित्य पर बात करेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से यात्रा साहित्य लिखे गए। सन 2000 ईस्वी में एक लंबी छां नाम से यात्रा साहित्य लिखा रमेश चंद्र शाह ने, और ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सन 2000 में ही अमृतस्य नर्मदा नाम से यात्रा साहित्य लिखा अमृतलाल वेंगड़ ने, यह भी रचना परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सन 2002 ईस्वी में यूरोप यात्रा संस्मरण माला वर्मा ने लिखा। सन 2002 ईस्वी में समय पर सूर्यास्त नाम से प्रयाग शुक्ल ने यात्रा साहित्य लिखा। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जो भी शीर्षक, रचनाओं के शीर्षक देखने में यूनिक लगे, उन्हें जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। 2002 में समय पर सूर्यास्त नाम से लिखा प्रयाग शुक्ल ने। 2003 में जापान में कुछ दिन नाम से यात्रा साहित्य लिखा डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने। सन 2003 ईस्वी में ही कितना अकेला आकाश नाम से नरेश मेहता ने यात्रा साहित्य लिखा, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। सन 2003 ईस्वी में जहां फवारे लहू रोते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यात्रा साहित्य, जिसके लेखिका है नासिरा शर्मा। ये भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल के पेपर को देखेंगे तो ये यात्रा साहित्य कई बार पूछा जा चुका है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया। सन 2003 ईस्वी में आइए मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड चले, माला वर्मा ने लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि माला वर्मा, एक नया नाम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। लगातार इन्होंने यात्रा साहित्य पर काम किया है। अगले यात्रा साहित्य पर बातचीत करें तो सन 2005 ईस्वी में अंतहीन आकाश नाम से यात्रा साहित्य लिखा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। यह भी यात्रा साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है, इसको ध्यान में रखिए। अंतहीन आकाश, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सन 2005 ईस्वी में ही और यात्राएं नाम से लिखा गोविंद मिश्र ने। सन 2005 में ही पहियों पर रात दिन नाम से लिखा महेश कटारे ने। यह भी यात्रा साहित्य काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। पहियों पर रात दिन, महेश कटारे द्वारा। सन 2006 ईस्वी में लिखा गया आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया ये यात्रा साहित्य। हालांकि इसी से मिलता जुलता कितने पाकिस्तान नाम से इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कमलेश्वर की रचनाओं में पाकिस्तान शब्द कई बार आया हुआ है, खासतौर से शीर्षकों में देखा जाए तो आंखों देखा पाकिस्तान जो यात्रा साहित्य है, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 2006 ईस्वी में क्या हाल है चीन के, और सन 2006 में ही पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, मनोहर श्याम जोशी ने इस यात्रा साहित्य को लिखा है। तो इसको ध्यान में रखिए। दो यहाँ पर आपको यात्रा साहित्य मनोहर श्याम जोशी के दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही 2006 में लिखे गए। क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। अगले यात्रा साहित्य पर बात करें तो अगला यात्रा साहित्य 2006 में लिखा गया है पिरामिडों के देश में, माला वर्मा द्वारा। इसके बाद सन 2007 ईस्वी में जीवन एक यात्रा नाम से लिखा विनोदिनी श्रीवास्तव ने। सन 2007 ईस्वी में यात्रा साहित्य आया कुछ अटके कुछ भटके, मृदुला गर्ग द्वारा यह यात्रा साहित्य लिखा गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कुछ अटके कुछ भटके नाम से यात्रा साहित्य लिखा मृदुला गर्ग ने सन 2007 ईस्वी में। इसके बाद सन 2007 ईस्वी में ही शरणार्थी शिविर में विवाह गीत नाम से लिखा ललित सुरजन ने। सन 2007 ईस्वी में लिखा सफर सुहाना दुनिया का, आलोक मेहता ने। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सफर सुहाना दुनिया का, आलोक मेहता ने
सन 2007 में यात्रा साहित्य लिखा। इसके बाद सन 2008 ईस्वी में घर से घर तक रामदरस मिश्र ने इस शीर्षक से यात्रा साहित्य लिखा। घर से घर तक रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है, सन 2008 में प्रकाशित हुआ। सन 2008 में ही लहरों की लय नाम से यात्रा साहित्य लिखा रमणिका गुप्ता ने। रमणिका गुप्ता जिन्होंने की युद्धरत आम आदमी की नाम से पत्रिका ये संपादित करती थी। इसके अलावा यूजीसी नेट में आप हुदरी नाम से इनकी आत्मकथा भी लगी हुई है। तो ये वही रमणिका गुप्ता है जिन्होंने यात्रा साहित्य लिखा लहरों की लय, जिसका प्रकाशन सन 2008 में हुआ। इसके बाद सन 2008 में ही देश देश में गांव गांव में उर्मिला जैन ने यात्रा साहित्य लिखा इस नाम से। सन 2008 में ही चलते तो अच्छा था असगर वजाहत ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2009 में यादों से रची यात्रा नाम से यात्रा साहित्य लिखा पूरन चंद जोशी ने। सन 2010 ईस्वी में अमेरिका में कुछ दिन नाम से लिखा माला वर्मा ने। तो आप देख रहे हैं लगातार माला वर्मा ने यात्रा साहित्य में काम किया है। ये नया नाम है तो ध्यान में रखिए इसको। सन 2009 ईस्वी में एक सागर और अमेरिका की साहित्यिक यात्रा दामोदर खडसे ने लिखा है। तो क्रम में ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। सन 2009 में ये रचना आई थी। सन 2010 ईस्वी में पुष्किन के देश में महेश दर्पण द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखिए। पुष्किन के देश में यात्रा साहित्य आया महेश दर्पण द्वारा। इसके बाद सन 2010 ईस्वी में ही दक्षिण के आकाश पर ध्रुव तारा नाम से ललित सुरजन ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2010 ईस्वी में अपनों से पास अपनों से दूर नाम से राम शरण जोशी ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2011 ईस्वी में मोहन जोदड़ो नाम से यात्रा साहित्य लिखा ओम थानवी, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मोहन जोदड़ो, हड़प्पा मोहन जोदड़ो का नाम आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो इन्होंने ओम थानवी ने सन 2011 में मोहन जोदड़ो नाम से यात्रा साहित्य लिखा है। सन 2011 में सफरी झोले में कुछ और नाम से अजीत कुमार ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2011 में नील नदी की सावित्री नाम से ललित सुरजन ने एक और यात्रा साहित्य लिखी। आप देख रहे हैं कि इस लेक्चर्स में ललित सुरजन और माला वर्मा ये नए एक तरीके से यात्रा साहित्यकार हैं जो कि एक से अधिक यात्रा साहित्य को लिखे हैं। इसके बाद सन 2011 में ही किसी वक्त किसी जगह नाम से अशोक अग्रवाल ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2011 में ही दुनिया रंग बिरंगी यात्रा साहित्य लिखा आलोक सेठी ने। सन 2011 में ही वहां मलय सागर तक नाम से राजेंद्र उपाध्याय ने यात्रा साहित्य लिखा, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 2011 में ही स्मृतियों में रूस नाम से यात्रा साहित्य लिखा शिखा वार्ष्णेय ने। सन 2011 में ही चीन देश की यात्रा नाम से माला वर्मा ने फिर से एक बार यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 ईस्वी में खरामा खरामा नाम से यात्रा साहित्य लिखा पंकज विष्ट ने, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि खरामा खरामा, जो कि नाम आप देख रहे हैं कि यूनिक भी दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा अलग इसका नाम है। तो ध्यान में रखिए कि सन 2012 में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक हैं पंकज विष्ट। सन 2012 में रास्ते की तलाश में पाकिस्तान का मतलब क्या है दो यात्रा साहित्य लिखा असगर वजाहत ने। इसके पहले भी असगर वजाहत की एक यात्रा साहित्य अभी हमने बताया था ऊपर, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि सन 2012 में असगर वजाहत ने दो यात्रा साहित्यों को लिखा रास्ते की तलाश में पाकिस्तान का मतलब क्या। इसके बाद सन 2012 ईस्वी में वह भी कोई देश है महाराज, काफी इंपॉर्टेंट ये यात्रा साहित्य जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर आधारित है। अनिल यादव ने इसको लिखा है, तो ध्यान में रखिए परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। वह भी कोई देश है महाराज नाम से यात्रा साहित्य लिखा अनिल यादव ने। सन 2012 ईस्वी में कहानियां सुनाती यात्राएं कुसुम खेमानी ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 में अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने यात्रा साहित्य लिखा। इसके पहले भी आपने देखा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने एक और यात्रा साहित्य लिखा था, जो कि आप अपने दिमाग में रखे होंगे, इस पर स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं। सन 2012 में ये जो पाकिस्तान नाम से शिवेंद्र कुमार सिंह ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 में ही अनुभूतियों के इंद्रधनुष नाम से मृदुला झा ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 में ही एक भारत से दूसरे भारत की ओर
नाम से अमृतलाल मदान ने यात्रा साहित्य लिखी। सन 2012 में अवाक कैलाश मानसरोवर एक अंतर यात्रा नाम से गगन गिल ने यात्रा साहित्य लिखी, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक दो बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अवाक कैलाश मानसरोवर एक यात्रा। सन 2012 में ही वितुषा की छांव में सत्यकाम ने इस शीर्षक से यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 में रास्ते की तलाश में असगर वजाहत ने यात्रा साहित्य लिखा। इसके पहले भी असगर वजाहत का हमने बताया था, वो सन 2012 में ही है, तो एक तरीके से रिपीटेड हो गया, तो बिल्कुल आपका रिवीजन हो गया होगा। सन 2012 में रास्ते की तलाश में असगर वजाहत ने लिखा। इसके बाद सन 2013 में कुदरत का अद्भुत करिश्मा अमेरिका के कैनियन नाम से सोमेश शेखर चंद ने एक यात्रा साहित्य लिखा। इसके अलावा इन्होंने सन 2013 में ही स्वर्ग जहां आदमी बसता है नाम से यात्रा साहित्य लिखा, सोमेश शेखर चंद ने। सन 2013 में कश्मीर से कन्याकुमारी, आमतौर पर बातचीत में आप सुनते होंगे कि भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कोयमा तक, तो यहाँ पर इसी शीर्षक को चुन लिया गया है। राजेश कुमार व्यास ने इसको यात्रा साहित्य नाम दिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी। सन 2013 में हिंदी सराय अस्त्राखान वाया मेरेवार, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने यात्रा साहित्य लिखी, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक दो बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। सन 2013 ईस्वी में द्वितीय नास्ती कैलाश मानसरोवर यात्रा नाम से हेमंत शर्मा ने यात्रा साहित्य लिखी। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मानसरोवर को आधार बनाकर एक यात्रा साहित्य लिखा गगन गिल ने, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हेमंत शर्मा ने मानसरोवर यात्रा को ध्यान में रखते हुए यात्रा साहित्य लिखा है। सन 2013 ईस्वी में हर बार मुसाफिर होता है नाम से प्रताप सहगल ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2013 में ही अलविदा अन्ना सूर्यबाला ने इस नाम से आत्मकथा लिखा। सन 2013 में अलविदा अन्ना। सन 2013 में ही देवदार के साये में नाम से यात्रा साहित्य लिखा कमलेश भट्ट कमल ने। सन 2013 ईस्वी में लो हम भी घूम आए नाम से कर्मेंद्र शिशिर ने यात्रा साहित्य लिखा है। इसके बाद सन 2014 ईस्वी में बुद्ध का मंडल लद्दाख नाम से कृष्णा सोबती ने यात्रा साहित्य लिखा, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का मंडल लद्दाख। सन 2014 में पैर पहिए और पंख नाम से राजेश जैन ने यात्रा साहित्य लिखा। पैर पहिए और पंख राजेश जैन द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य सन 2014 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद सन 2014 में बादलों में बारूद नाम से मधु काकरिया ने एक यात्रा साहित्य लिखा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 2014 में ही चल हंसा व देश नाम से एकांत श्रीवास्तव ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2016 में आजादी मेरा ब्रांड नाम से यात्रा साहित्य लिखा अनुराधा बेनीवाल ने, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 2016 में लिखा देश विदेश दरवेश, महेश कटारे ने यात्रा साहित्य लिखा, और ये नाम यूनिक ढंग का है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि देश विदेश दरवेश नाम से यात्रा साहित्य लिखा महेश कटारे ने। सन 2016 ईस्वी में ग्लोब और गुब्बारे नाम से यात्रा साहित्य लिखा प्रयाग शुक्ल ने। इसके पहले भी आपने प्रयाग शुक्ल का एक यात्रा साहित्य देखा होगा, ऊपर शुरू में ही हमने इस पर चर्चा की थी। इसके बाद सन 2016 में देश देशांतर नाम से रमेश चंद्र शाह ने एक यात्रा साहित्य लिखा, और इस लेक्चर की शुरुआत ही रमेश चंद्र शाह की यात्रा साहित्य से हुई थी, तो दोनों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। यहाँ पर देश देशांतर नाम से लिखा रमेश चंद्र शाह ने। 2017 में दो कदम पीछे भी नाम से असगर वजाहत ने यात्रा साहित्य लिखा, और आप देख रहे हैं कि लगातार असगर वजाहत यात्रा साहित्य में काम कर रहे थे। सन 2017 ईस्वी में लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता रामजी तिवारी ने लिखा। सन 2018 ईस्वी में देश दरवेश नाम से उर्मिला जैन ने यात्रा साहित्य लिखा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ऐसी रचनाएं, बस खास थोड़ा सा अंतर है। देश विदेश दरवेश महेश कटारे और देश दरवेश नाम से उर्मिला जैन ने यात्रा साहित्य लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं सन 2018 ईस्वी में सपनों का शहर दुबई नाम से मनोज कुमार सिंह ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2018 में अतीत का दरवाजा नाम से असगर वजाहत ने एक बार फिर से यात्रा साहित्य यहाँ पर लिखा है। तो जब भी आप नोट्स बनाए तो असगर वजाहत के जितने भी यात्रा साहित्य हैं उनको जरूर एक जगह कलेक्ट कीजिए, और जितने भी लेखक हैं एक से अधिक उनकी यात्रा साहित्य, तो जरूर उनको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। सन 2018 में तीरे तीरे नर्मदा अमृतलाल वेंगड़ ने
यात्रा साहित्य लिखा, और अमृतलाल वेंगड़ इससे पहले भी इसी अमृत से नर्मदा नाम से यात्रा साहित्य लिखा था। तो नर्मदा उनकी यात्रा साहित्य में कॉमन एक तरीके से शब्द रहता है। अमृतलाल वेंगड़ धीरे धीरे। सन 2019 में एक सड़क एक जगह मंगलेश डबराल ने यात्रा साहित्य लिखा, और सन 2019 में ही स्वर्ग में 5 दिन नाम से असगर वजाहत ने एक यात्रा साहित्य लिखा है। तो आपने देखा कि असगर वजाहत के कई यात्रा साहित्य आपको दिख रहे हैं। हम संस्मरण लेखन पर बातचीत करेंगे। संस्मरण लेखन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण विधा है और इससे लगातार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने कुल 107 संस्मरण लेखनों को शामिल किया है जो कि सन 2000 ईस्वी के बाद लिखे गए। तो क्रमशः हम देखते हैं कि कौन कौन से संस्मरण लिखे गए हैं और उनके रचनाकार कौन हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सन 2000 ईस्वी में जो भी लिखे गए हैं संस्मरण, वे देवता नहीं है, जिसका प्रकाशन सन 2000 में हुआ, जिसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। अगला संस्मरण है याद आते हैं, जिसका प्रकाशन 2000 में हुआ, रमानाथ अवस्थी ने इसको लिखा है। नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन, इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ। संपादक हैं इसके मोहन किशोर दीवान। यादों के काफिले, जिसका प्रकाशन सन 2000 ईस्वी में हुआ। यादों के काफिले संस्मरण के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अगला संस्मरण है इस्म रामी, जिसका प्रकाशन सन 2000 ईस्वी में हुआ और इसके संस्मरणकार हैं नरेंद्र कोहली। सन 2001 ईस्वी में अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद नाम से पुरुषोत्तम दास मोदी ने संस्मरण लिखा, जिसका प्रकाशन सन 2001 ईस्वी में हुआ था। एक नाव के यात्री, जिसका प्रकाशन सन 2001 में हुआ और इसको लिखने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक नाव के यात्री किस विधा में है या फिर संस्मरण है तो किसका है, कब प्रकाशित हुआ, सब देख रहे हैं आप। अगला संस्मरण है प्रदक्षिणा अपने समय की, जिसका प्रकाशन सन 2001 में हुआ। नरेश मेहता द्वारा ये संस्मरण लिखा गया है। तो हमने पहले स्लाइड में देखा कि सन 2000 और 2001 में लिखे गए संस्मरणों के ऊपर, और आगे अब बात करते हैं कि अगले वर्षों में कौन कौन से संस्मरण लिखे गए। सन 2002 में संस्मरण लिखे गए हैं चिड़िया रैन बसेरा, विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। लखनऊ मेरा लखनऊ का भी प्रकाशन सन 2002 में हुआ। मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक हैं। लौट कर आना नहीं होगा, इसका भी प्रकाशन सन 2002 में हुआ। कांति कुमार जैन इसके लेखक हैं। नेह के नाते अनेक संस्मरण का प्रकाशन सन 2002 में हुआ। कृष्ण बिहारी मिश्र इसके लेखक हैं। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, जिसका प्रकाशन सन 2002 में हुआ, राम कमल राय इसके लेखक हैं। साहित्य के स्वप्न पुरुष, जिसका प्रकाशन सन 2002 ईस्वी में हुआ, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। काशी का 80 सन 2002 में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर काशीनाथ सिंह इसके लेखक रहे। काशी का 80 काफी फेमस, इसको कई बार उपन्यास के अंतर्गत भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर संस्मरण विधा में इसको रखा गया है और इस पर एक फिल्म भी बनी हुई, मोहल्ला 80 करके सनी देओल की फिल्म है, आप लोगों ने देखा भी होगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये संस्मरण है। हालांकि काशीनाथ सिंह के जितनी भी रचनाएं हैं उसमें ज्यादातर संस्मरण का ही पुट है। कहानियों को भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई संस्मरण ही सुनाई जा रही है। ठीक है, तो सन 2002 में आपने देखा कि इतनी सारी संस्मरण विधा में लिखी गई रचनाएं। आगे बात करते हैं अगले वर्षों में कौन कौन से संस्मरण लिखे गए। सन 2003 में और 4 में हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा गया। सन 2003 में लिखा गया रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। सन 2003 में ही आंगन के बंधनवार लिखा डॉक्टर विवेकी राय ने, काफी इंपॉर्टेंट संस्मरण है, परीक्षा में पूछा जाता रहा है। सन 2004 में लिखा आछे दिन पाछे भय, डॉक्टर काशीनाथ सिंह। 2004 में ही लॉर्ड हयात आए, लक्ष्मीधर मालवीय ने इसको लिखा। तुम्हारा परसाई सन 2004 में लिखा कांति कुमार जैन ने। पर साथ साथ चल रही याद
नाम से संस्मरण सन 2004 में लिखा विष्णुकांत शास्त्री ने। नंगा तलाई का गांव सन 2004 में लिखा गया डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। तो यहाँ पर नंगा तलाई का गांव काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्मरण है, परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी का ध्यान में रखिए। इसके अलावा जितने भी संस्मरण है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगले संस्मरण लिखे गए हैं सन 2005, 6, 7 और 8 3 वर्षों को इस स्लाइड में रखा गया है। तो क्रमशः हम बात करते हैं। 2005 में प्रकाशित हुआ मेरे सुहृदय श्रद्धेय डॉक्टर विवेकी राय द्वारा लिखा गया संस्मरण। सन 2005 ईस्वी में ही सुमिरन के बहाने नाम से संस्मरण लिखा केशव चंद्र वर्मा। सन 2006 में घर का जोगी जोगड़ा नाम से लिखा काशीनाथ सिंह ने। तो आप देख रहे हैं कि लगातार काशीनाथ सिंह के संस्मरण लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तीसरा हमारे ख्याल से संस्मरण यहाँ पर दिख रहा है काशीनाथ सिंह का। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, परीक्षाओं में घूम फिर कर इनके संस्मरण पूछे जाते रहे। सन 2006 में अगला संस्मरण आया ये जो आईना है, जिसके लेखक हैं मधुरेश। सन 2006 में ही जो कहूंगा सच कहूंगा प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कांति कुमार जैन। 2007 में अब तो बात फैल गई संस्मरण आया, जिसके लेखक हैं कांति कुमार जैन। कांति कुमार जैन के भी कई संस्मरण आपको देखने को मिले होंगे। आगे बात करते हैं, सन 2007 ईस्वी में एक दुनिया अपनी नाम से संस्मरण लिखा रामदरस मिश्र ने। सन 2008 में कुछ यादें कुछ बातें नाम से संस्मरण लिखा अमरकांत ने। तो इन सभी संस्मरणों को आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में आप रखिए। अगले संस्मरणों पर बात करें, जो कि स्लाइड पर आपको देख रहे हैं कि सन 2009 में सभी संस्मरण प्रकाशित हैं। दिल्ली शहर दर शहर, इसका प्रकाशन सन 2009 में हुआ। डॉक्टर निर्मला जैन इसकी लेखिका हैं। दिल्ली शहर दर शहर। कालातीत, जिसका प्रकाशन सन 2009 में हुआ। मुद्रा राक्षस इसके लेखक हैं। हाशिए की इबारतें, इसका भी प्रकाशन सन 2009 में हुआ। चंद्रकांता द्वारा लिखा गया संस्मरण है। मेरे भोजपत्र, इसका प्रकाशन सन 2009 में हुआ। चंद्रकांता द्वारा यह भी लिखा गया है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि दो संस्मरणात्मक रचनाएं चंद्रकांता की यहाँ पर दिख रही हैं। हाशिए की इबारत, मेरे भोजपत्र। सन 2009 में कविवर बच्चन के साथ अजीत कुमार ने संस्मरण लिखा। अमृतलाल नागर की बाबूजी बेटा जी एंड कंपनी नाम से सन 2009 में लिखा अचला नागर। जेएनयू में नामवर सिंह सन 2009 में प्रकाशित, जिसकी संपादक हैं डॉक्टर सुमन केसरी। तो ये सभी संस्मरण परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपने दिमाग में रखें। अगले संस्मरणों पर बात करते हैं, जो कि सभी 2010 में प्रकाशित हैं। बैकुंठपुर में बचपन, जिसका प्रकाशन सन 2010 में हुआ। डॉक्टर शांति कुमार जैन। आप देख रहे हैं कि लगातार शांति कुमार जैन के संस्मरण आपको देखने को मिल रहेंगे। इसके पीछे भी स्लाइड में आया हुआ था। अगला संस्मरण है कितने शहरों में कितनी बार, सन 2010 में प्रकाशित हुआ। इसकी लेखिका है ममता कालिया। ये एक ऐसा संस्मरण है जो कि काफी विवादित रहा। एक हिंदी के आलोचक थे जिन्होंने कितनी शहरों में कितनी बार की आलोचना करते हुए उन्होंने लिख दिया कि कितने शहरों में कुछ विवादास्पद, उन्होंने एक तरीके से स्त्री विरोधी टिप्पणी किया था। बाद में इसको लेकर काफी महिलाओं में रोष भी व्याप्त हुआ था। उन्होंने लिख दिया था कितने बिस्तरों में कितनी बार, इस टाइप से उन्होंने कमेंट्स किया था। जो पुराने बच्चे होंगे, पहले से पढ़े होंगे, ये मेरी बात को जरूर ध्यान में रखे होंगे। ये घटना काफी हिंदी जगत में उथल पुथल मचा दी थी। तो ध्यान रखिए कि कितने शहरों में कितनी बार नाम का जो संस्मरण है यहाँ पर ममता कालिया द्वारा है। अंधेरे में जुगनू, जिसका प्रकाशन सन 2010 में अजीत कुमार द्वारा किया गया। यादों के गलियारे सन 2010 में प्रकाशित हुआ। नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया ये संस्मरण। तो जितने भी हम संस्मरणों पर बातचीत कर रहे हैं, सभी संस्मरण परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सुमेलित वाला प्रश्न आए, असंगत वाला प्रश्न आए या फिर वन लाइनर आए। अब जिन संस्मरणों पर मैं बातचीत करने जा रहा हूं, सभी संस्मरण सन 2011 में प्रकाशित हुए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। कल परसों के बरसों, जिसके संस्मरणकार हैं ममता कालिया। स्मृति में रहेंगे वे, इसका प्रकाशन 2011 में हुआ शेखर जोशी द्वारा।
टिगरिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र, 2011 में ही प्रेम शंकर रघुवंशी ने इसे लिखा। अतीत राग, सन 2011 में नंद चतुर्वेदी ने लिखा। मेरे हिस्से का शहर, मेरे हिस्से का शहर 2011 में प्रकाशित हुआ सुधीर विद्यार्थी द्वारा। दिल्ली हमेशा दूर, सन 2011 में अजीत कुमार ने लिखा। तो आप देख रहे हैं कि अजीत कुमार भी कई संस्मरण लिखे हुए हैं। तो जितने लेखकों के संस्मरण एक से अधिक हैं, उनको आप नोट्स बनाते समय जरूर एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। आगे बात करते हैं। जितने संस्मरण लिए गए हैं सब सन 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। हमने कोशिश की है कि एक एक स्लाइड में एक एक वर्ष के संस्मरण को रखा जाए। तो 2012 में सभी प्रकाशित हैं। क्रमशः हम देखते हैं। स्मृतियों के गलियारे से, सन 2012 में नरेंद्र कोहली ने लिखा। गंगा स्नान करने चलोगे, सन 2012 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। अब विश्वनाथ त्रिपाठी के भी कई संस्मरणों को देखें। ये मेरे ख्याल से तीसरा संस्मरण यहाँ पर है, ठीक है। अगला संस्मरण है माफ करना यार, 2012 में बलराम द्वारा लिखा गया। अपने अपने अज्ञे, जो कि 2 खंडों में है, जिसका प्रकाशन सन 2012 में हुआ। इसके संपादक हैं ओम थानवी। अगला संस्मरण है यादों का कारवां, सन 2012 में प्रकाशित हुआ। प्रकाश मनु इसके लेखक हैं। हम हसमत भाग 3 2012 में कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया। तो यानी कि हम हसमत जो संस्मरण है, इसके 2 भाग पहले भी लिखे जा चुके थे। तीसरा भाग सन 2012 में लिखा गया था। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहला और दूसरा भाग कब लिखा गया था। तो इसको सर्च करके या फिर जिन बच्चों को याद हो वो कमेंट्स कर जरूर बताएं कि हम हसमत का पहला दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था। जबकि हम बात करें कि तीसरा भाग सन 2012 में प्रकाशित हुआ कृष्णा सोबती द्वारा। नेह के नाते 2012 में डॉक्टर कमला प्रसाद ने लिखा। लता मंगेशकर ऐसा कहां से लाऊं, सन 2012 में पद्मा सचदेव ने लिखा। ज्ञान रंजन के बहाने, सन 2012 ईस्वी में ही नीलाभ ने लिखा। तो इन सभी संस्मरण कृतियों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। जितने संस्मरणों को हमने लिया है सभी संस्मरण सन 2013 ईस्वी में प्रकाशित है। तो क्रमशः हम देखते हैं कि दरख्तों के साए, जिसके लेखक हैं मधुकर गंगाधर, जिसका प्रकाशन सन 2013 में हुआ। जहां से उजास, सन 2013 में राजी सेठ द्वारा लिखा गया। कृति और कृतिकार, 2013 में मृदुला गर्ग ने लिखा। एक पेड़ की याद, सन 2013 में शेखर जोशी द्वारा लिखा गया। कथा शिल्पी कमलेश्वर, सन 2013 में ही संपादक हैं इसके महावीर अग्रवाल। फिर मुझे रह गुजर याद आया, सन 2013 में शैलेंद्र सागर द्वारा लिखा गया। धीमी धीमी आंच, सन 2013 में बलराम द्वारा लिखा गया। इलाहाबाद है भैया, सन 2013 में विमल चंद पांडे ने लिखा है। तो इंटरेस्टिंग संस्मरण है इलाहाबाद है भैया, सन 2013 में विमल चंद पांडे ने लिखा। आगे बात करते हैं अगले संस्मरणों पर, जो कि इस स्लाइड में जितने भी संस्मरण आए हैं क्रमशः 2014 2015 में लिखे गए। तो हम पहले 2014 वालों पर बात करते हैं। स्मृतियों का साक्ष्य 2014 में प्रकाशित हुआ हृदयेश द्वारा। महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर, 2014 में लिखा कांति कुमार जैन ने। आप देख रहे हैं कांति कुमार जैन का एक और संस्मरण यहाँ पर दिख रहा है। अब हम जिन संस्मरणों पर बातचीत करेंगे वो सब 2015 में प्रकाशित हुए हैं। क्रमशः देखते हैं कि जिनके संग जिया, 2015 में लिखा अजीत कुमार ने। बोरुंदा डायरी, 2015 में लिखा मालचंद तिवारी ने। और यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि डायरी शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये डायरी विधा में नहीं बल्कि क्या है, संस्मरण है। हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाए कि बोरुंदा डायरी किस विधा में है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि बोरुंदा डायरी 2015 में प्रकाशित हुई मालचंद तिवारी द्वारा। गुरु जी की खेती बाड़ी, जिसका प्रकाशन 2015 में विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी की एक और संस्मरण कृति यहाँ पर है गुरु जी की खेती बाड़ी। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जिसका प्रकाशन हुआ था 2015 में। अगला संस्मरण है मेरे हम कलम, 2015 में रविंद्र कालिया ने लिखा। एक था राजा, 2015 में डॉक्टर कांति कुमार जैन ने लिखा। और 2015 में ही मैं और वे नाम से मधुरेश ने संस्मरण लिखा है।
तो इन पूरे संस्मरणों को ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं कि जितने संस्मरणों को हमने लिया है सभी संस्मरण सन 2016 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। क्रम से हम देखते हैं यादें यादें और यादें, जिसका प्रकाशन 2016 में हुआ, पुष्पा भारती द्वारा लिखा गया है। शब्दों के लोग 2016 में पंकज बिष्ट ने लिखा है। आवा हयामी सन 2016 में रमेश चंद्र शाह ने लिखा। 12 दरी सन 2016 में पद्मा सचदेव ने लिखा। वो सफर था कि मुकाम था मेरी नजर में राजेंद्र यादव सन 2016 में मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा। काफी इंपॉर्टेंट ये संस्मरण है, हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछा जाए। लिखा गया है वो सफर था कि मुकाम था मेरी नजर में राजेंद्र यादव, मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा सन 2016 में। पकी जेठ का गुलमोहर 2016 में लिखा भगवान दास मोरवाल ने। मेरी साहित्य यात्रा सन 2016 में लिखा भीष्म साहनी ने। मैं और मेरा मन 2016 में लिखा शरद नागर ने। तो ये 2016 में लिखी गई संस्मरण कृतियां थी। अब हम जिन संस्मरण कृतियों की चर्चा करेंगे वो सभी संस्मरण कृतियां सन 2017 में लिखी गई, जिसमें क्रमशः हम देखते हैं वो सूरतें 2017 में लिखा अजित कुमार ने। गुरुवर बच्चन से दूर 2017 में लिखा अजित कुमार ने ही। तो लगातार आप देख रहे हैं कि अजित कुमार की संस्मरण कृतियां आपको एक से अधिक दिखाई पड़ रही हैं, तो इनको एक जगह कलेक्ट करके आप नोट कर सकते हैं। अगला संस्मरण है शब्दों के लोग संस्मरण और श्रद्धांजलियां 2017 में लिखा पंकज बिष्ट ने। रंजिश ही सही 2017 में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कुमार पंकज, जो कि बीएचयू के हेड भी थे। और काफी इंटरेस्टिंग ये संस्मरण कृति है कि रंजिश ही सही 2017 में प्रकाशित हुई कुमार पंकज द्वारा। शेक्सपियर वाया प्रोफेसर स्वामीनाथन 2017 में डॉक्टर कांति कुमार जैन ने लिखा। लौट जाती है उधर को भी नजर 2017 में ही डॉक्टर कांति कुमार जैन ने लिखा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कृति है वो भी 2017 में सभी प्रकाशित हुई हैं। क्रमशः देखते हैं कि सबको अमर देखना चाहता हूं 2017 में दुधनाथ सिंह ने लिखा। कथा से इतर 2017 में लिखा असगर वजाहत ने। मूर्तें माटी और स्वर्ण की 2017 में लिखा नंद किशोर नवल ने। साँझ की जम्हाई और सर्जनशील उदास 2017 में लिखा डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने। बहुवचन का संस्मरण अंक 2017 में प्रकाशित हुआ संपादक गिरीश्वर मिश्र द्वारा। तो ये सभी संस्मरण कृतियां 2017 में प्रकाशित हुई थी। आगे बात करते हैं, सभी कृतियां जो हैं 2018 में प्रकाशित हुई हैं। क्रम से हम बात करते हैं सर्जना ही बड़ा सत्य है, प्रकाशन हुआ 2018 में रामदरस मिश्र द्वारा। गांव मेरा देश प्रकाशन हुआ 2018 में श्री भगवान सिंह द्वारा। मार्फत दिल्ली जिसका प्रकाशन हुआ 2018 में कृष्णा सोबती द्वारा ये संस्मरण लिखा गया है। समय की शिला पर 2018 में विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा। 2018 में अतीत का दरवाजा असगर वजाहत द्वारा लिखा गया। तो ये सभी संस्मरण कृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। 2018 में ही और कुछ कृतियां लिखी गई जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्मृतियों का बाइस्कोप 2018 में शैलेंद्र शील ने लिखा। वो मड़ियारा सांप 2018 में ही विजय बहादुर सिंह ने। यादों में सफर 2018 में रूप सिंह रूप चंदेल। कवियों की याद में 2018 कांति कुमार जैन। यहां से शहर को देखो 2018 में जितेंद्र भाटिया। कम आवाजों का शहर 2018 में ज्ञान प्रकाश विवेक द्वारा लिखा गया संस्मरण। आगे बात करते हैं, जितने भी संस्मरणों को लिया गया है सभी संस्मरण सन 2019 में प्रकाशित हैं। तो क्रमशः हम देखते हैं कि हम हशमत भाग 4, इसके पहले आपने देखा कि हम हशमत भाग 3 प्रकाशित हुआ जो कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर भाग 4 2019 में प्रकाशित हुआ। यादें नाम से संस्मरण लिखा कमल मेवाड़ी ने सन 2019 में। पालतू बोहेमियन मनोहर श्याम जोशी एक याद सन 2019 में प्रभात रंजन ने लिखा। स्मृतियां जो संगनी बन गई सन 2019 में मृदुला सिन्हा ने लिखा। और सन 2019 में ही मेरे कुछ आत्म संस्मरण प्रकाश मनु द्वारा लिखे गए जो कि सन 2019 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरीके से हमने सन 2000 ईस्वी से लेकर सन 2019 ईस्वी तक के संस्मरणों पर विचार किया। आपको परिचय हमने देने का प्रयास किया कि कौन कौन से यहाँ पर संस्मरण लिखे गए थे, लेकिन
इनको अगर आप दोबारा रिवीजन करके देखें तो जो जो महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं और उन्होंने संस्मरण लिखा है उन पर जरूर आप विशेष ध्यान दीजिए, ताकि परीक्षाओं में सुमेलित, असंगत या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आए तो आपका प्रश्न गलत ना हो, आपका आज के उत्तर वीडियो सही हो। लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 के बाद हिंदी में डायरी लेखन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सन 2000 के बाद प्रमुख विधाओं और अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत तमाम रचनाओं और रचनाकारों पर प्रकाशन वर्ष के आधार पर बातचीत किया है, और इसी उम्मीद और उद्देश्य के आधार पर हमने चर्चा की है कि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो नेट की एग्जाम हो, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन, अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि अन्य राज्यों में हिंदी पट्टी में होने वाले हैं, उनके दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हिंदी में नई रचनाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे, तो हमने जो समय यहाँ पर चुना है सन 2000 ईस्वी, यानी कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सन 2000 ईस्वी हमारे समकालीन इतिहास में हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट्स के रूप में रहा है। वैसे तो हिंदी साहित्य में रचनाओं का भरमार है, लेकिन हम रचनाओं को याद करने के लिए एक कालखंड को निर्धारित कर कर अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने सन 2000 को एक पॉइंट के रूप में निर्धारित किया है, और उसके बाद आज तक जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक की रचनाओं को हमने एक जगह रखा है। तो लगातार आप समय निकाल कर इन रचनाओं को जरूर देख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आज हम जब डायरी लेखन पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि हिंदी में डायरी लेखन कैसे रहे हैं और कौन कौन से लेखक एक से अधिक डायरी लेखन को किए हैं। तो चलते हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन 2000 में विशन टंडन ने मलयज की डायरी नाम से डायरी लेखन किया, और मलयज की डायरी नाम से नामवर सिंह ने भी एक डायरी लेखन किया है जिसका कि संपादन उन्होंने किया है। तो दोनों को ध्यान में रखिए कि मलयज की डायरी का संपादन नामवर सिंह ने किया है, और जबकि मलयज की डायरी नाम से एक अन्य लेखक हैं विशन टंडन। ठीक है, तो विकल्प में दोनों का नाम एक साथ नहीं रहेगा। अगर संपादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मलयज की डायरी का संपादन नामवर सिंह ने किया है, और अगर साहित्य मौलिक के रूप में देखा जाए तो सन 2000 ईस्वी में विशन टंडन ने किया था। इसके बाद सन 2002 ईस्वी में विशन टंडन ने आपातकाल की डायरी भाग 1 नाम से डायरी लेखन किया। इसका मतलब है कि इसका दूसरा भाग भी आपको आगे दिखाई पड़ेगा। इसके बाद सन 2003 ईस्वी में नरेंद्र मोहन ने डायरी लिखा साथ साथ मेरा साया। देख रहे हैं कि ये शीर्षक थोड़ा सा यूनिक और हटकर है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। खासतौर से हिंदी साहित्य में वही रचनाएं ज्यादातर पूछी जाती हैं जिनका शीर्षक यूनिक तरीके का होता है, सामान्य शीर्षक से हटकर होता है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। सन 2004 ईस्वी में तेजिंदर ने लिखा डायरी सागा सागा। तो इस तरीके से हमने 2000 से लेकर 2004 के डायरी लेखन पर चर्चा कर लिया। आगे देखते हैं। सन 2005 ईस्वी में विशन टंडन ने लिखा आपातकाल की डायरी भाग 2। जैसा कि हमने इसके पहले बताया था कि आपातकाल की डायरी भाग 1 नाम से विशन टंडन ने लिखा, और यहाँ पर सन 2005 ईस्वी में उन्होंने भाग 2 लिखा। सन 2005 ईस्वी में कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखा ख्वाब है दीवाने का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये तो पहले डायरी विधा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ख्वाब है दीवाने का किस विधा में लिखा गया है, कब प्रकाशित हुआ है और उसके लेखक कौन है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ख्वाब है दीवाने का डायरी है, 2005 में प्रकाशित हुआ था कृष्ण बलदेव वैद्य ने। इसके बाद सन 2006 ईस्वी में डॉक्टर विवेकी राय ने लिखा मनमोध मास्टर की डायरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है, परीक्षाओं में एक से अधिक बार पूछी जा चुकी है। मनबोध मास्टर की डायरी सन 2006 में डॉक्टर विवेकी राय ने लिखा था। सन 2007 ईस्वी में लीलाधर मंडलोई ने लिखा राम अहर रंग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रचना है, थोड़ी सी यूनिक आपको दिख रही है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं कि लीलाधर मंडलोई ने सन 2008 ईस्वी में लिखा दाना पानी नाम से। इसके पहले भी आपने देखा लीलाधर मंडलोई ने एक डायरी लेखन किया था, और आगे चलकर दूसरा यहाँ पर उनका डायरी लेखन है सन 2008 ईस्वी में दाना पानी। खाना पानी आपने सुना हुआ है, यहाँ पर दाना पानी दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं दाना पानी। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। सन 2008 ईस्वी में साधना अग्रवाल ने बेतरतीब तिथियों में कहीं मैं फिर मिलूं, साधना अग्रवाल ने 2008 में लिखा। डायरी लेखन में जो लेखक होता है अपने जीवन में पर डे घटित घटनाओं को एक जगह तिथिवार कलेक्ट करता है और
उसी को यहाँ पर साधना अग्रवाल ने लिखा, बेतरतीब तिथियों में कहीं मैं फिर मिलूं। 2008 ईस्वी में रामदरस मिश्र ने डायरी लेखन किया, आते जाते दिन। रामदरस मिश्र की डायरी लेखन की एक खास विशेषता है कि वो जब शीर्षक का चुनाव करते हैं तो शब्द एक दूसरे के अंतर विरोधी, परस्पर विरोधी, उल्टे आपको प्रतीत होंगे। अभी मेरी बात और समझ में आ जाएगी जब और रामदरस मिश्र की हम डायरी लेखन पर चर्चा करेंगे। फिर भी ध्यान में रखिए कि आते जाते दिन नाम से रामदरस मिश्र ने सन 2008 ईस्वी में डायरी लेखन किया। इसके बाद सन 2009 ईस्वी में विजेंद्र ने लिखा कवि की अंतर यात्रा। तो यहाँ पर शीर्षक को ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आपको लगे कि ये यात्रा वृत्त है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डायरी विधा में लिखी गई रचना है, कवि की अंतर यात्रा। तो यात्रा शब्द को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है। डायरी लेखन में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि कवि की अंतर यात्रा किस विधा में लिखी गई, तो ध्यान में रखिए कि सन 2009 में विजेंद्र ने कवि की अंतर यात्रा डायरी विधा में लिखी। इसके बाद जो रचना है सन 2009 में रमेश चंद्र शाह ने लिखा अकेला मेला। ये डायरी विधा में लिखी गई रचना है और यूपी हायर एजुकेशन के सिलेबस में इसको रखा गया है। अकेला मेला का प्रकाशन सन 2009 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह ने किया। तो ऐसी रचनाओं पर हम बाद में आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे आवश्यकता अनुसार, लेकिन मेरी यहाँ पर कोशिश ये है कि सन 2000 ईस्वी के बाद क्रमवार प्रकाशन की दृष्टिकोण से हम उन तमाम रचनाओं को देख लें और समझ लें जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो सन 2010 ईस्वी में नरेंद्र मोहन ने डायरी लिखा जिसका नाम है साये से अलग। सन 2010 ईस्वी में रामदरस मिश्र ने लिखा आसपास। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रामदरस मिश्र के जो शीर्षक चुनाव है, टॉपिक का जो सिलेक्शन है, वो शब्दों को आप देखिए। इसके पीछे था आते जाते दिन, यहाँ पर है आसपास। ठीक है, तो उम्मीद है कि धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से प्रतिस्पर्धी विरोधी टाइप के शब्दों को एक जगह कलेक्ट करके अगर शीर्षक बनाया जाए और डायरी लेखन हो तो वो रामदरस मिश्र की रचना हो सकती है। सन 2011 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह ने इसी खिड़की से नाम से एक डायरी लेखन किया। तो आप देख रहे हैं कि रामदरस मिश्र और रमेश चंद्र शाह लगातार डायरी विधा में काम किया है। इसके बाद सन 2012 ईस्वी में देवेंद्र मेवाड़ी ने मेरी विज्ञान डायरी नाम से डायरी लिखा। तो इसमें डायरी शब्द पहले से ही लगा हुआ है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस मेरी विज्ञान डायरी नाम से देवेंद्र मेवाड़ी का नाम रखना है याद। और सन 2012 ईस्वी में, सन 2013 ईस्वी में एक बार फिर से आप रमेश चंद्र शाह का नाम यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने लिखा आज और अभी। 2013 में रमेश चंद्र शाह है। तो जब भी हम किसी भी विधा में बातचीत करें और उसका अध्ययन करें तो एक से अधिक अगर कोई रचनाकार रचनाएं लिखा है तो उनको एक जगह अपने नोटबुक में जरूर कलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको याद करने में सावधानी होगी। और अगर घुमाकर सवाल पूछा जाता है, केवल एक रचनाकार के ऊपर ही आधारित प्रश्न पूछा जाए और प्रकाशन वर्ष को कालक्रम के हिसाब से पूछा जाए तो आप वहां पर सवाल सॉल्व कर लें। बाकी मैं यहाँ पर क्रम के अनुसार ही किया हूं, तो लेखकों का जो है नाम अभी आगे पीछे हो जा रहा है। सन 2013 ईस्वी में ही शब्दातीत नाम से आग्नेय ने डायरी लेखन किया। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर अज्ञेय शब्द नहीं लिखा हुआ है बल्कि आग्नेय है, जिन्होंने कि शब्दातीत नाम से डायरी लेखन किया। सन 2013 ईस्वी में रामदरस मिश्र ने एक और डायरी लेखन किया जिसका नाम है बाहर भीतर। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि रामदरस मिश्र किस तरीके से शीर्षकों का चुनाव कर रहे हैं। आते जाते दिन, आसपास, बाहर भीतर। ठीक है, इसके बाद सन 2014 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह ने एक बार फिर से लिखा जंगल जूही। सन 2014 ईस्वी में ही जाबिर हुसैन ने लिखा यह शहर लगे मुहे वन कथा। सन 2014 ईस्वी में यशपाल ने की डायरी आई मेरे जेल की यात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि मेरे जेल डायरी नाम से इसकी रचना है, यशपाल की है। सन 2014 में इसका प्रकाशन हुआ। सन 2014 ईस्वी में ही सत्यनारायण ने लिखा यायावर की डायरी। जब ये यायावर शब्द का हम कहीं शब्द देखते हैं तो हमारे दिमाग में दो लेखकों का नाम तुरंत आ जाता है, जिसमें राहुल साकृत्यायन और अज्ञेय का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। जैसा कि राहुल साकृत्यायन के बारे में आप जानते हैं कि अथातो मकड़ा प्रवृत्ति के नाम से थे, उन्होंने यात्रा साहित्य में बहुत काम किया। तो लगता है कि यायावर की डायरी उन्हीं की हो सकती है, या फिर अज्ञेय ने लिखा अरे यायावर याद रहेगा। तो इन दोनों की ये डायरी नहीं है बल्कि सत्यनारायण की ये डायरी 2014 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे बात करें तो लीलाधर मंडलोई ने सन 2015 ईस्वी में एक डायरी लिखा राजेंद्र यादव रचनावली का खंड 11 और 12, यानी कि राजेंद्र रचनावली
कई खंडों में है। उसका जो 11वां और 12वां खंड है वो डायरी विधा पर आधारित है और जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। सन 2015 ईस्वी में ही लीलाधर मंडलोई ने एक और डायरी लिखा जिसका नाम है दिनन दिनन के फेर। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए कि लीलाधर मंडलोई ने सन 2015 ईस्वी में लिखा दिनन दिनन के फेर। सन 2016 ईस्वी में लिखा देवेंद्र सिंह ने सहरसा में डायरी। सहरसा जो कि बिहार का एक जिला है और वहां से सन 2016 ईस्वी में देवेंद्र सिंह ने डायरी लिखा। सन 2016 ईस्वी में ही ओम नागर ने लिखा नीम के चीर से, नीम के चीरे से नाम से ओम नागर ने सन 2016 में डायरी लिखा। इसके बाद सन 2016 ईस्वी में द्रोणवीर कोहली ने डायरी लिखा मनाली में गंगा उर्फ रोज नामचा। जैसा कि मैंने बताया कि जो लेखक होता है डायरी जब लिखता है तो प्रतिदिन के अपने जीवन में घटित घटनाओं को एक जगह कलेक्ट करता है और उसी का एक पर्यायवाची शब्द यहाँ पर डायरी का पर्यायवाची शब्द रोज नामचा दिया गया है। मनाली में गंगा उर्फ रोज नामचा द्रोणवीर कोहली ने इसको लिखा है। आगे चर्चा करें तो सन 2017 ईस्वी में गरिमा श्रीवास्तव ने लिखा देह ही देश। ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है और गरिमा श्रीवास्तव जो कि जेएनयू में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं और इनकी जो डायरी है देह ही देश 1-2 बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रचना। सन 2017 ईस्वी में कृष्णा अग्निहोत्री ने एक डायरी लिखा जिसका नाम है अफसाने अपने कहानी अपनी। कृष्णा अग्निहोत्री का नाम आपने कहानी लेखन में और उपन्यास लेखन में सुना होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक डायरी लिखा जिसका नाम है अफसाने अपनी कहानी अपनी। ठीक है, अफसाने अपने कहानी अपनी, कृष्णा अग्निहोत्री की रचना। सन 2017 ईस्वी में रामदरस मिश्र, एक बार आप दोबारा आप देख रहे हैं रामदरस मिश्र का नाम यहाँ विश्वास जिंदा है नाम से उन्होंने डायरी लेखन किया। तो रामदरस मिश्र के डायरी लेखन को आप अपने नोटबुक में एक किनारे पर जरूर नोट कर लीजिए जिससे कि पता चल जाए कि उन्होंने कुल कितनी डायरी लिखी है। सन 2018 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा दिन रैन नाम से डायरी। सन 2018 ईस्वी में कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखा अब क्या चीज है हवा क्या है। कृष्ण बलदेव वैद्य ने सन 2018 में लिखा। सन 2018 ईस्वी में पुष्पिता अवस्थी ने लिखा नीदरलैंड। तो इस तरीके से हमने सन 2000 ईस्वी से लेकर सन 2018 तक की जितनी भी डायरियां हमें मिली उनको एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास किया और उनको प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रमवार प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया और उम्मीद है कि ये प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद हम अन्य गद्य विधाओं में 1-2 और विधाएं बची हुई जिस पर चर्चा कर लेंगे। तो गद्य का जो पोर्शन है संक्षिप्त रूप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको समय निकालकर इन वीडियो लेक्चर को देखना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से कुछ ऐसी रचनाएं रही होंगी जो कि आपकी तैयारी के दौरान आपसे सामना हुआ होगा और कुछ ऐसी रचनाएं होंगी जो कि आपके लिए नहीं होंगी। तो नई पुरानी रचनाओं को अपने दिमाग में रखिए और लगातार अपने पढ़ाई वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि सन 2000 के बाद हिंदी में पत्र साहित्य लेखन कैसा रहा है, कौन कौन से पत्र साहित्य लिखे गए और उनके रचनाकार कौन से हैं और उन पत्र साहित्य में किन विषयों पर चर्चा की गई है। ये ऐसा टॉपिक है जो कि एक तरह से हिंदी में नई रचनाओं के अंतर्गत भी शामिल है और एक कालखंड को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें कि लगातार तमाम विधाओं पर चर्चा की गई है और आज हम पत्र साहित्य पर बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य गद्य विधाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो 3-4 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला जो पॉइंट है या तो वो 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे सीधे सीधे सपाट, या फिर दूसरा सुमेलित रहते हैं कि मिलान करना है कि कौन विधा किससे रिलेटेड है, विषय वस्तु किससे रिलेटेड है, या फिर कौन रचनाकार किस विधा से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो प्रकार है वो है असंगत। सामान्य ये सवाल रहता है लेकिन पूछ लिया जाता है कि कौन सा विकल्प असंगत तौर पर है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी हम हिंदी में लिखी नई रचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, खासतौर से 2000 के बाद की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं ही, इसके अलावा अन्य हिंदी राज्यों में होने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इन वीडियो लेक्चर को देखिए और कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये लेक्चर सीरीज आप सभी को कैसी लग रही है। तो चलते हम सीधे बात करते हैं कि कौन कौन सी रचना है। सबसे पहले जो रचना है वो है
कवियों के पत्र, जिसका प्रकाशन सन 2000 ईस्वी में हुआ। रामविलास शर्मा द्वारा ये पत्र साहित्य लिखा गया है। कवियों के पत्र यानी कि एक से अधिक कवियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र साहित्य आपको दिख रहा है कि हमको लिख्यो है कहाँ, सन 2001 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर कमलेश अवस्थी ने इसका संपादन किया है। सन 2001 ईस्वी में ही पत्राचार नाम से पत्र साहित्य प्रकाशित हुआ, जिसकी लेखिका हैं बिंदु अग्रवाल। पत्रों की छांव में सन 2003 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर विवेकी राय इसके लेखक रहे हैं। 2005 ईस्वी में अत्र कुशल यत्रास्तु शरद नागर और डॉक्टर विजय मोहन शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है, अत्र कुशल यत्रास्तु 2005 में। इसके बाद सन 2006 ईस्वी में अब वे वहां नहीं रहते, राजेंद्र यादव ने लिखा। काशी के नाम सन 2006 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे लिखा था। और यहाँ पर आप देखिए काशी के नाम जो पत्र साहित्य है, इसमें नामवर सिंह ने अपने भाई काशीनाथ सिंह को केंद्रित करके जो पत्राचार किया है उसका यहाँ पर संकलन है पत्र साहित्य के अंतर्गत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि काशी के नाम है तो कहीं बनारस यानी काशी के नाम से तो नहीं पत्र साहित्य लिखा गया है। ध्यान में रखना कि ये काशीनाथ सिंह और नामवर सिंह के बीच में जो पत्राचार हुआ है उसके ऊपर आधारित बुक है। सन 2006 ईस्वी में ही बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र 2 खंडों में प्रकाशित हुए। संपादक रहे गगन गिल। और 2006 ईस्वी में ही प्रिय राम नाम से पत्र साहित्य निकला और इसके भी संपादक गगन गिल थे। तो गगन गिल ने 2006 में 2 पत्र साहित्यों पर चर्चा की, बनारसी दास चतुर्वेदी और प्रिय राम। आगे बात करें तो सन 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ मेरे युवजन मेरे परिजन। देख रहे हैं यूनिक टाइप का ये शीर्षक दिया गया है कि मेरे युवजन और मेरे परिजन। 2007 में अशोक वाजपेयी रमेश मुक्तिबोध द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया ये पत्र साहित्य है। 2007 ईस्वी में ही चलकर आए पत्र कृपा शंकर चौबे ने लिखा। 2008 ईस्वी में रंग अभी गीले हैं मलयज के पत्र नाम से रमेश चंद्र शाह ने लिखा। 2009 ईस्वी में देहरी पर पत्र और चिट्ठियों के दिन नाम से निर्मल वर्मा ने लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं कि कौन से पत्र साहित्य यहाँ पर प्रकाशित हुए। सन 2011 ईस्वी में अश्क के पत्र यानी कि उपेंद्र नाथ अश्क के पत्र नाम से पत्र साहित्य लिखा मधुरेश ने। मधुरेश जिन्होंने कि हिंदी कहानी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी आलोचना का विकास नाम से कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क यानी कि अश्क के पत्र सन 2011 ईस्वी में इन्होंने बुक लिखा। इसके बाद अगला जो पत्र यहाँ पर है सन 2011 में अज्ञेय के पत्र विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पत्रों के बारे में सन 2011 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा। एक साहित्यिक के प्रेम पत्र सन 2013 में पुष्पा भारती ने लिखा है। ठीक है, एक साहित्यिक के प्रेम पत्र। सामान्य तौर पर रचनाओं में पत्र शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेम शब्द जुड़ा हुआ है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक साहित्यिक के प्रेम पत्र नाम से सन 2013 ईस्वी में पुष्पा भारती ने लिखा है। ये पुष्पा भारती जैसे आप देख रहे होंगे आपके दिमाग में तुरंत धर्मवीर भारती का नाम आ रहा होगा, उन्होंने इसको लिखा है। सन 2013 ईस्वी में ही बच्चन पत्रों के दर्पण राम निरंजन परिमेलंदु नाम से लेखक ने बच्चन पत्रों के दर्पण में 2013 में प्रकाशित करवाया। इसके बाद अगला जो पत्र साहित्य दिख रहा है कि शैलेश मटियाने के पत्र, जिसका प्रकाशन सन 2013 ईस्वी में हुआ डॉक्टर सियाराम तिवारी द्वारा। ठीक है, तो अश्क, अज्ञेय, बच्चन, शैलेश मटियानी पर लगातार सन 2011-2013 में पत्र साहित्य लिखे गए हैं। उनके लेखकों के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं सन 2015 ईस्वी में पत्रों में समय संस्कृति अच्युतानंद मिश्र ने पत्र साहित्य लिखा। इसके बाद सन 2015 ईस्वी में ही संस्कृति संवाद नाम से सदानंद प्रसाद गुप्त ने पत्र साहित्य लिखा। सन 2015 ईस्वी में ही नागार्जुन के पत्र हरि नारायण मिश्र के नाम
लिखा कीर्ति नारायण मिश्र ने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नागार्जुन के पत्र हरि नारायण मिश्र के नाम से लिखा गया, कीर्ति नारायण मिश्र इसकी लेखिका है। तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ाव है लेखक और जो भी पत्र साहित्य के केंद्र में रचनाकार हैं उनके बीच में। इसके बाद सन 2016 ईस्वी में पत्र भी इतिहास भी, बहुत ही यूनिक है कि पत्र भी है इतिहास भी है, यानी कि जो भी लेखकों के बीच में पत्राचार इत्यादि हुए हैं वो केवल सामान्य रूप से पत्र नहीं है, बल्कि अपने समय, समाज और इतिहास को भी बताने वाले पत्र के रूप में उनको देखा जा सकता है। उद्भ्रांत ने इसे लिखा कि पत्र भी इतिहास भी। इसके बाद सन 2016 ईस्वी में ही प्रिय भग्गन, बल्कि यहाँ पर प्रिय भग्गन नाम से पत्र साहित्य लिखा भारत भारद्वाज ने। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि प्रिय भग्गन भारत भारद्वाज से रिलेटेड है, यानी कि आप देख रहे हैं कि भ से दोनों में आपस में संबंध भी है, तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रिय भग्गन भारत भारद्वाज, भाभा, इसको याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, सन 2017 ईस्वी में भारत भारद्वाज ने एक और पत्र साहित्य लिखा जिसका नाम है वे पुराने पत्र। सन 2017 ईस्वी में चिट्ठियों की दुनिया नाम से सेवाराम यात्री ने एक पत्र साहित्य लिखा। कई बार किताबों में आप सेरा यात्री, तो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि इनका पूरा नाम क्या, सेवाराम यात्री, जिन्होंने कि चिट्ठियों की दुनिया नाम से पत्र साहित्य लिखा। सन 2018 ईस्वी में एक पते पर रमेश चंद्र शाह ने एक और पत्र साहित्य लिखा। इसके पहले भी आपने इस वीडियो लेक्चर में रमेश चंद्र शाह का एक पत्र साहित्य देख लिया, तो इन दोनों को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, दोनों का ईयर बस अलग अलग है, ठीक है। एक पते पर सन 2018 में रमेश चंद्र शाह ने लिखा। तो इस तरीके से हमने कुल 2000 ईस्वी से लेकर 2018 ईस्वी तक लिखे गए अभी तक के प्राप्त पत्र साहित्य विधा पर बातचीत कर लिया है। और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि इस विधा से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, या तो वन लाइनर आते हैं, या तो सुमेलित के रूप में आते हैं, या फिर असंगत वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को पत्र साहित्य से संबंधित हिंदी की नई रचनाओं से परिचय हुआ होगा, और आगामी परीक्षाओं में अगर इनसे 2-4 सवाल भी आते हैं तो ये लेक्चर सफल माना जाएगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।